this lecture we are going to introduce the term artificial intelligence and the different branches of artificial intelligence. The contents we want to cover in this lecture are we will discuss the basic definitions, some basic definitions of artificial intelligence, then the different research areas of artificial intelligence that are problem solving, expert system, robotics, computer vision, then speech recognition, then natural language processing, and the application in education, or the use of artificial intelligence in education. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन करने से पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एन इंटेलिजेंस. सो इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल यू वांट टू सर्च अ पाथ, सो इट इन्वॉल्व व्हाट इंटेलिजेंस. इफ़ अगर आप में इंटेलिजेंस है तो आप एक पाथ को फाइंड आउट कर सकते हैं. जिस तरीके से आप यूनिवर्सिटी के गेट पे एंटर होते हो और डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस किस साइड पे आ रहा है, आप जो है वो चौक जो आ रहा है उसके लेफ़्ट साइड को अगर पकड़ लेते हो तो दैट्स मीन यू आर इंटेलिजेंट. या आप घर जा रहे हो, आप बाज़ार में टमाटर लेने के लिए जा रहे हो, सो दैट्स मीन आप डिसाइड कर रहे हो कि आपने कौन से पाथ को फॉलो करके कौन से पाथ पे जाना है. दैट्स मीन इट नीड्स एन इंटेलिजेंस. Similarly, the mouse or the different animals are also intelligent. The mouse search the cheese using his smell or her smell. तो ये वो अपने स्मेल को यूज़ करके क्या कर रहा है, चीज़ को फाइंड आउट कर रहा है. दैट्स मीन इट इन्वॉल्व द इंटेलिजेंस. Same to same, the intelligence also involved in this to find out the sequence of this the series. एक सीरीज़ है, उसको फाइंड आउट करने आप लोगों ने मैथमेटिक्स में देखा होगा कि कोई भी सीक्वेंस और सीरीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं. और आपने देखा होगा कि जितने भी इंटेलिजेंट टेस्ट्स वगैरह होते हैं उसमें इस किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं कि 1 और 2 का डिफरेंस आप फाइंड आउट करते हो कि कितना डिफरेंस है, फिर 3 और 7 का डिफरेंस फाइंड आउट करते हो. यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है. दैट्स मीन नेक्स्ट आपका क्या आएगा, डिफरेंस आपका आएगा डिफरेंस 10 का. तो दैट्स मीन नेक्स्ट वैल्यू विल बी 31. 12 का डिफरेंस आएगा तो अदर वो क्या होगा 30, 43. इसी तरीके से आप किसी भी सीक्वेंस को फाइंड आउट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है. सेम टू सेम सेटिंग और टाइम टेबल. अगर आपने एक टाइम टेबल बनाना है, आपका BCS 6 का टाइम टेबल डिज़ाइन करना है, उसमें क्लैशेस टीचर्स के क्लास उस टाइम पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि उसका क्लास उसी टाइम पे किसी और क्लास के साथ ना हो. सो दैट्स मीन इट इज़ अ कम्प्लेक्स एग्जांपल इन विच थिंकिंग इज़ इन्वॉल्व्ड. सो इंटेलिजेंस will help you work. The other definition of intelligence is the ability to grasp the essentials in any situation and to respond appropriately to those essentials. ये कोई भी मसला आपको आ जाता है लाइफ में और आप उसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, इस सिचुएशन को कहते हैं व्हाट दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंस. ओके, ये एक डिफिनीशन है. आपको एक प्रॉब्लम आ गई है लाइफ में, मीन आपका मोबाइल काम नहीं कर रहा है, आप उसको हैंडल कर रहे हो. आपको एग्ज़ाम का कोई प्रॉब्लम है, आप उसको हैंडल कर रहे हो. तो दैट्स मीन उस किसी भी कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लें, चाहिए उस क्वेश्चन को आप किस तरीके से हैंडल करके उसको आंसर दे पा रहे हो, ये आपकी इंटेलिजेंस के बेस्ड पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं. सो दिस इज़ इन द डिफिनीशन ऑफ इंटेलिजेंस. देन another definition of intelligence is the ability to reasoning. अगर आप में रीजनिंग की एबिलिटी है तो दैट्स मीन हम कहते हैं फ़लाना बंदा काफ़ी ज़्यादा जो है वो मीन रीजनिंग करता है. जो भी बंदा कोई भी बात कह दे तो वो उसके साथ रीजनिंग करता है कि नहीं ये इस तरह नहीं है, ये इस तरह है. दैट्स मीन उसमें इंटेलिजेंस ज़्यादा है. द एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज इज़ कॉल्ड व्हाट, इंटेलिजेंस. इन अदर डिफिनीशन ऑफ इंटेलिजेंस आप मल्टीपल डिफिनीशन लिख सकते हो कि द एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज. एक बंदा है किसी चीज़ को क्विकली देख के, एक दफ़ा देख के उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, एक दफ़ा लेक्चर लेके किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड करना. दैट्स मीन ही हैज़ अ ग्रेटर एबिलिटी टू एक्वायर द नॉलेज. सिमिलरली द एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज इज़ आल्सो इंटेलिजेंस. तो ये एक और डिफिनीशन है कि आप क्या करते हो, आपके पास नॉलेज ज़्यादा पड़ा हुआ है लेकिन एक बंदा उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर रहा है, दूसरा बंदा उसको प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं कर पा रहा. एक बंदा जो है बहुत ही ज़्यादा काबिल है लेकिन वो
पेपर में उसको प्रॉपरली जो है वो नहीं लिख सकता, आंसर बुक में उसको आंसर प्रॉपरली नहीं लिख पाता, दैट्स मीन उसकी इंटेलिजेंस किसी काम का नहीं है. सो दैट्स मीन द एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज इज़ आल्सो इंटेलिजेंस. द अप्लाई टू मैनिपुलेट आइडियाज़, द ability to communicate ideas, these all are the definitions of intelligence. So ये कहते हैं surely all these abilities are part what intelligence is, but they are not the whole of what can be said. Indeed, a definition in the usual sense seems impossible because intelligence appears to be an amalgam of so many information processing and information representation. ये वेटसन 1984 में ये कह रहा है कि जी इंटेलिजेंस की जो है वो जितनी भी अभी तक हमने डिफिनीशंस की हैं, मल्टीपल 5 6 7 डिफिनीशंस हमने सुनी हैं, ये तमाम जो हैं वो एक्चुअली दीज आर द पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस. ये प्रॉपरली डिफिनीशन नहीं है बिकॉज हम इंटेलिजेंट को प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाते हैं. क्यों नहीं कर पाते? हमें अभी तक पता नहीं चला है कि हमारे माइंड के अंदर ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग किस तरीके से हो रहे हैं, हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को रिकग्नाइज कर रहे हैं, हमारे माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट किस फॉर्म में हो रहे हैं. तो ये अभी तक जो है ये कहते हैं हमें ये पता नहीं चला है कि ह्यूमन माइंड के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोर किस तरीके से होते हैं और फिर वो प्रोसेस किस तरीके से होते हैं ताकि हम उसका रिस्पांस दें, हम किसी प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन तक पहुँचें. तो इसीलिए हम प्रॉपरली डिफिनीशन परफॉर्म नहीं कर सकते किसी भी किसका एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस. The different aspects of intelligence are the memory and information processing. We have some knowledge in memory and we process the information on the basis of that knowledge. फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों से कोई बंदा एक क्वेश्चन पूछ लेता है कंप्यूटर साइंस के बारे में, तो आप उसको आंसर देते हो बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज. ओके, अगर किसी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट चला जाता है और वो पेशेंट जो है उसको अपने वो बताते हैं कि मुझे ये फलाना प्रॉब्लम है, और डॉक्टर्स अपने नॉलेज को यूज़ करके उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मेडिसिन. सो मेमोरी और फिर उसके पास जो इंफॉर्मेशन होते हैं, नॉलेज होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग जो है इसमें इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है. टू फाइंड द एम्बिग्विटी इन सर्टेन वर्ड और सेंटेंस, सर्टेन वर्ड और सेंटेंस हैव मल्टीपल मीनिंग. किसी एक वर्ड की या किसी एक सेंटेंस की जो है वो मल्टीपल मीनिंग हो सकती है. आप जो है वो इंटेलिजेंस के बेस पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये कौन से कॉन्टेक्स्ट पे ये बात कही है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा कह रहा है मुझे सोना चाहिए, मुझे सोना चाहिए एक ऐसा सेंटेंस है जो एम्बिगुअस है, इसके दो मीनिंग हैं. एक इस फॉर्म में आ सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा कह रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट पे कि जी आज काफ़ी ज़्यादा मैंने मेहनत की है, पूरा दिन जो है वो काम पे गया हुआ था और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब मुझे सोना चाहिए. अब इस मुझे सोना चाहिए का क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि अब आई नीड सम स्लीप, के उसको रेस्ट की ज़रूरत है. सेम टू सेम अगर ये वाला सेंटेंस हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि एक बंदा है वो कह रहा है कि जी काफ़ी ज़्यादा गुर्बत है, कई दिनों से जो है वो मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कोई काम मुझे नहीं मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से, अब मुझे सोना चाहिए. नाउ ही वांट व्हाट? गोल्ड. अगर उसके पास आजकल वैसे भी सोने की कीमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो दैट्स मीन कि मल्टीपल मीनिंग के सेंटेंसेस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग बेस्ड ऑन आवर इंटेलिजेंस. देन अंडरस्टैंडिंग एंड परसेप्शन. किसी चीज़ को देख के उसके बारे में फिर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. आप बाज़ार जाते हो, आप देखते हो कि जी मैंने आम ख़रीदने हैं, तो कौन से आम ख़रीदूँ. तो ये बेस्ड ऑन द व्हाट आप उसको देख रहे हो, बेस्ड ऑन द कलर ऑफ अ फ्रूट, आप उस फ्रूट को जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं कि दिस इज़ अ स्वीट, ये सही होगा, ये नहीं होगा. हम तरबूज ख़रीदते हैं, हम जो है उसको जो है देखते हैं कि आया ये सही होगा कि नहीं होगा. सही है. तो हम इंफॉर्मेशन को देख के उनके बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं. किसी इन्वायरमेंट में हम जाते हैं, हम देखते हैं जब ये क्लास की इन्वायरमेंट है, हमने इसमें क्या चीज़ किस तरीके से जो है वो बिहेव करना है. आप बाज़ार में हो, आपने किस तरीके से बिहेव करना है. सही है. तो
ये कह रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट चीज़ों को परसीव करते हो। परसेप्शन मीन आप किसी चीज़ को देख के उसकी अंडरस्टैंडिंग, ये मेंटली जो है वो एबिलिटी है ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो इसमें ये कहते हैं इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट थिंग इज़ द रिकग्निशन एंड लर्निंग। रिकग्निशन एंड लर्निंग में जो है वी रिकग्नाइज ऑब्जेक्ट्स एंड देन वी रिकॉल व्हेन वी सी देम अगेन। सही है, अगर एक छोटा बच्चा है या बच्ची है, वो उसने अभी तक कोई ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल बकरा नहीं देखा हुआ है, वो पहली दफ़ा देख लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जी ये क्या है, आप उसको कहते हो कि जी ये बकरी है। अब बकरी का जो शेप है और उसका जो नाम है, उसके पैटर्न उसके माइंड में पड़ जाते हैं। इसके बाद वो अगर उस किस्म की और ऑब्जेक्ट देख लें तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। वो कहता है कि जी हाँ ये वाला बकरा है। जिस तरीके से हम लर्निंग करते हैं, अल्फ़ाबेट्स लर्न करते हैं, ए बी सी, छोटा बच्चा होता है, छोटा किड, जब हम उसको वन ए बी सी 1 2 3 या अलिफ बता उनको वो सीखते हैं, तो वो उन ऑब्जेक्ट्स को एक्चुअली एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा देख के उनको क्या कर सकते हैं, लर्न करते हैं। और उसके बाद फिर उसके माइंड में उस किस्म की इंफॉर्मेशन पड़ जाते हैं। जिस तरीके से हम कहते हैं कि दिस इज़ अ 7, सही है, अगर इस किस्म का कोई बंदा वो लिख ले, हम कहते हैं ये 7 है और ये 6 की रिप्रेजेंटेशन है। अब ये हमारे माइंड में इन चीज़ों की पैटर्न ऑलरेडी पड़ी हुई है, हम इसको रिकॉल करते हैं। अगर एक बंदा कोई भी फिगर लिख लें तो आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं कि जी ये 529 है। क्यों? बिकॉज आपका जो है आपने इसको लर्न ऑलरेडी किया हुआ है, अब आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। डिफरेंट फेसेस को आइडेंटिफाई करना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी है कि मीटिंग विद और यूनिवर्सिटी फेलो एंड रिकॉग्नाइज देम। आप लोगों ने जब पहले एडमिशन लिया होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप एक दूसरे को नहीं पहचान रहे होते हैं। अब आप लोग सिक्स सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, आप किसी भी अपने फ्रेंड को देख के आप इजीली पहचान सकते हो कि जी ये फ़लाना बंदा है, इसका नाम जो है ये है। इवन आपको कभी कभार क्लास नंबर का भी पता होता है। तो ये जब हम अटेंडेंस लेते हैं तो आप लोग कहते हो कि जी फ़लाना रोल नंबर वाला ये है। ये क्यों? क्योंकि आप लोग जो हैं उसको उसको आपने लर्न किया हुआ है, रिकग्नाइज, और अब जो है उसको आप रिकॉल कर सकते हो, रिकग्नाइज कर सकते हो। तो डिफरेंट फेसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना, रिकग्नाइज करना, ये किस में इन्वॉल्व होता है? इसमें इंटेलिजेंस जो है वो इन्वॉल्व होती है। The next aspect is communication and learning. Intelligence does not mean only processing of information, but to communicate the knowledge effectively with others. सही है, आप ये कहते हैं कि आपको एक आइडिया का पता है, आपको एक कॉन्सेप्ट का पता है, आपको एक इशू का पता है। तो ये अब आप दूसरे के साथ उसको किस तरीके से इफ़ेक्टिवली डिफ़ाइन कर सकते हैं, इफ़ेक्टिवली जो है उसको एक्सप्लेन करा सकते हैं, ये भी एक एस्पेक्ट है किस चीज़ का? इंटेलिजेंस का। लर्निंग इज़ द पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस विच इज़ in which we adjust ourselves with our environment। सही है, तो हम लर्निंग करते हैं इन्वायरमेंट से भी, और अगर आप आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर रहे हैं प्रॉपरली, अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने नॉलेज को इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये क्या है? इंटेलिजेंस यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। ये सारा किस्सा जो हमने अभी तक हम पढ़ चुके हैं, ये सारा किस्सा था इंटेलिजेंस का। तो एक पार्ट हम तकरीबन कवर कर चुके हैं कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। अब हम इनको आर्टिफिशियल क्या चीज़ें हैं? आर्टिफिशियल, द ह्यूमन मेड, द मैन मेड एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल थिंग्स। सही है, जो ह्यूमन बीइंग उसको क्रिएट करते हैं हम कहते हैं ये आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोनों टर्म्स को जब हम कंबाइन करते हैं, अब इसकी भी हम मल्टीपल डिफिनीशन देखेंगे आने वाले स्लाइड्स में, जो हैं हम अब इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। In 1950s, just of the invention of the first digital computer, the word artificial intelligence was coined। पहली दफ़ा 1950 में जो है ये वाला वर्ड यूज़ हुआ था। जे मैककार्थी एंड एम स्काई आर द पायनियर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले इन्होंने जो है, इनको क्या हुआ था कि हम मशीन्स को भी इंटेलिजेंट बना सकते हैं, और तब जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड जो है वो आया हुआ था। पहली डिफिनीशन हम सिंपल डिफिनीशन देखते हैं। ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकर्स व्हेन आर्टिफिशियल डिवाइसेस, दैट्स मीन द मैन मेड डिवाइसेस, वर्क इन सच अ वे that it reflects one or more characteristics of human intelligence।
ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कहते हैं तब अगर होगी कि जब हम मेन मेड एलिमेंट्स मीन आर्टिफिशियल डिवाइसेस को इनेबल बनाएं कि वो जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग की मल्टीपल कैपेबिलिटीज़ हैं, साइट की कैपेबिलिटी है, वॉकिंग की कैपेबिलिटी है, सही है, किसी ऑब्जेक्ट को उठाने की, मूव करने की कैपेबिलिटी है, हम किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे रखते हैं, हम नेचुरल वो बोलते हैं, बोलने की कैपेबिलिटी है, सही है, अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी है। अगर कोई एक या मल्टीपल कैपेबिलिटीज़ किसी मशीन में मीन आर्टिफिशियल डिवाइसेस में आप डाल दें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकर हो रही है। Another definition of artificial intelligence is AI is the study of how to make computer to do things। जिस तरीके से हम ह्यूमन बीइंग काम करते हैं तो कंप्यूटर को इस किस्म की चीज़ें बताना कि आप खुद से जो है एक काम परफॉर्म करें, इस फील्ड को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Artificial intelligence is the study of ideas that enables computers to be intelligent। इन किस्म के आइडियाज़ को स्टडी कराना ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है कि हम कंप्यूटर को किस तरीके से इंटेलिजेंट बनाते हैं। इन किस्म के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना, ये वाले आइडियाज़ जो हैं वो स्टडी कराना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में आ जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सिंपली अ वे ऑफ मेकिंग अ कंप्यूटर थिंक इंटेलिजेंटली। ये तो सिंपली ये कहते हैं, उसकी डिफिनीशन हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हम इस चीज़ पे काम करें कि किस तरीके से कंप्यूटर जो हैं और मशीन जो हैं वो इंटेलिजेंटली काम कर सकते हैं। ये डिफिनीशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जिस तरीके से हमने कहा हुआ था इंटेलिजेंस की हम प्रॉपरली डिफिनीशन परफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। कुछ टर्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम एल्गोरिथम, अगर कोई बंदा आपको कहते हैं डिफाइन एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम को आप प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हो बिकॉज एल्गोरिथम का एक या दो स्पेसिफिक वो होंगे, बल्कि एक परफेक्ट वो उसका हो सकता है, डिफिनीशन अवेलेबल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिफिनीशन जो है परफेक्ट मीन उस किस्म का नहीं है, हर एक बंदा उसको अपनी ही टर्म में डिफ़ाइन कर रहा है बिकॉज हम इंटेलिजेंस को अगर प्रॉपरली डिफ़ाइन नहीं कर सकते तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टर्म को भी प्रॉपरली डिफ़ाइन नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम मल्टीपल डिफिनीशंस इसकी अवेलेबल है। अब एक साइंटिस्ट था एलन ट्यूरिंग, उसने एक टेस्ट डेवलप किया हुआ था, उसको कहते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट is a method of inquiry of artificial intelligence for determining whether or not a computer is capable of thinking like a human being। The test is named after Alan Turing, the founder of Turing test, and is an English computer scientist। इसने क्या किया होता है एलन ट्यूरिंग ने? एलन ट्यूरिंग कहते हैं कि जी आप इस किस्म का इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि इस साइट पे एक ह्यूमन बीइंग होगा, सही है, एक ह्यूमन बीइंग होगा, तीन किस्म के एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे मशीन होगा और कंप्यूटर होगा, और इस साइड पे एक ह्यूमन बीइंग होगा। नाउ ये वाला ह्यूमन बीइंग जो है वो क्वेश्चन पूछेगा रैंडमली, सही है, तो इनको आंसर मिलते हैं इधर से भी या इधर से भी। अब अगर ये वाला आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि जो मुझे आंसर आ रहे हैं वो कंप्यूटर मुझे दे रहा है या मुझे एक ह्यूमन बीइंग दे रहा है, तो यहाँ पे ये कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आकर होगी। अब हम इसको पढ़ते हैं, हम कहते हैं ट्यूरिंग टेस्ट रिक्वायर दैट अ ह्यूमन बीइंग शुड बी अनएबल टू डिस्टिंग्विश द मशीन फ्रॉम अनदर ह्यूमन बीइंग। ये एक मशीन से आंसर आ रहा है, एक ह्यूमन बीइंग से आंसर आ रहा है, ये उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि वो किस रिप्लाई जो मुझे आ रही है वो कहाँ से आ रही है। इफ़ अ human cannot tell whether the response from the other side of the wall are coming from a human or a computer, सही है, तो वो अगर इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि मुझे जो आंसर आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, देन AI occurs। सही है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक टेस्ट है, जो हम टेस्ट करते हैं कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी कि नहीं होगी, तो ये कहते हैं, ये उसकी प्रॉपर डिफिनीशन है। इफ़ अ ह्यूमन कैन नॉट टेल वेदर द रिस्पॉन्स फ्रॉम the other side of the wall are coming from human or computer, then artificial intelligence occur, and this is the definition of Turing test। दो किस्म के सिस्टम्स होते हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम होता है, एक कन्वेंशनल सिस्टम होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कन्वेंशनल सिस्टम में अभी तक हमने देखा होता कि जी आपका वही बेसिक
कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है जी, इनपुट आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, मेमोरी है, वो सारी चीज़ें उसमें हैं। लेकिन कन्वेंशनल सिस्टम में हम क्या है, जो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड है, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स हैं, सही है, वेल डिफाइंड क्लियरली डिफाइंड प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसका आपको को प्रोसीजर का पता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, कन्वेंशनल सिस्टम यूज़ करते हैं, और हम उसके लिए एल्गोरिथम प्रॉपर बनाएंगे और उसी एल्गोरिथम को क्या करेंगे, एल्गोरिथम और सेट ऑफ एल्गोरिथम बनाएंगे और उससे प्रोग्राम बना के उसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द कन्वेंशनल सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर आपके पास प्रॉब्लम जो है वो एक एल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है, एल स्ट्रक्चर्ड मीन उसके लिए कोई भी एल्गोरिथम अवेलेबल नहीं है, कोई प्रोसेस अवेलेबल नहीं है, कोई प्रोसीजर अवेलेबल नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि इसको हम इन स्टेप्स से परफॉर्म करके हम पहुंच जाते हैं। मैंने आपको मल्टीपल टाइम में एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को रिकग्नाइज करना, आपको कोई चेयर का कह दें कि ये क्या चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है चेयर, कोई कह दें, आप क्या कर सकते हो, आप कोई प्रोसीजर कॉल नहीं करते हो, आप ये नहीं करते हो कि जी हाँ ए इक्वल टू बी और ये 4 लेग्स इसके इक्वल हो जाते हैं, ये फिर ये इसका ये साइड हो जाता है, बैक पे जो ये बैठने की जगह है, ये वाली जगह है, ये पैरामीटर सारे सही है, तो एंड पे आपको आंसर आ जाता है कि दिस इज़ अ चेयर। नो, हम क्या कहते हैं, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट रिकग्निशन। सही है, यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होती है, कोई प्रोसीजर इन्वॉल्व नहीं होती। दीज आर कॉल्ड एल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, जो जिसके लिए कोई अल्गोरिथमिक प्रोसेस अवेलेबल नहीं है, तो उन किस्म के प्रॉब्लम्स को कौन हैंडल करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैंडल करते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं, इंस्टेड ऑफ अल्गोरिथम्स आपके नॉलेज होगा, आपके पास अगर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो दैट्स मीन आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो। आपको कोई नई टर्म देख लेते हैं, सही, आज जो हम नए टर्म सीख रहे हैं, तो आपको फॉर एग्जांपल इनिशियली पता ही नहीं है कि जी ये सिस्टम क्या है, वो वाला सिस्टम क्या है, नए नए डिफिनीशंस हम देख रहे हैं, तो पहली दफ़ा आपको मसला वो होगा मैं बिकॉज आपके पास नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट टाइम इन्हीं टॉपिक्स को अगर आप लोग सुन लेते हो, इसी लेक्चर को दोबारा सुनते हैं, दैट्स मीन आप क्या है, आपके पास नॉलेज है, तो आप क्विकली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सही है, तो नॉलेज और फिर नॉलेज में आप प्रोसेसिंग हो जाते हैं और उसकी इन्फ्रेंसिंग होती है। इन्फ्रेंसिंग मीन किसी ऑब्जेक्ट्स को, किसी चीज़ को रिकग्नाइज करना, या बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, आप लोगों ने जो नॉलेज गेन किया हुआ है उस पे आप किस तरीके से प्रोसेसिंग परफॉर्म करके अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल आउट करते हो। ये और ये आगे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 2 इज़ अबाउट द नॉलेज एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। द नेक्स्ट चैप्टर इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपका चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट चैप्टर उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है नॉलेज और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट चैप्टर उसके बाद जो होगा वो है इन्फ्रेंस इंजन, थर्ड चैप्टर। और इसी चैप्टर के इसी लेक्चर के अंदर हम और भी चैप्टर्स वो डिफाइन करेंगे कि ये भी आपके चैप्टर्स में वो आएंगे। सही, तो तमाम कोर्स का ओवरव्यू है आज का लेक्चर। ब्रांचेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग, expert system, robotics, computer vision, speech recognition and generation, natural language processing and education। प्रीवियस स्लाइड में जिस तरीके से हमने पढ़ा हुआ था कि दो जो आपका नॉलेज है वो चैप्टर नंबर 2 है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग और इन्फ्रेंसिंग जो है आपका चैप्टर नंबर 3 है। अब बाकी चैप्टर्स भी यहाँ पर हैं। एक्सपर्ट सिस्टम हमारा एक चैप्टर होगा, रोबोटिक्स एक चैप्टर होगा, कंप्यूटर विजन एक चैप्टर होगा, स्पीच रिकग्निशन तो हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में मशीन ट्रांसलेशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये काफ़ी कंप्रहेंसिव जो है वो डिटेल वाइज आपका एक चैप्टर इसमें होगा। एक चैप्टर होगा प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपका 5th जनरेशन लैंग्वेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो लॉजिक है, लॉजिक बेस्ड प्रेडिकेट लॉजिक बेस्ड, जो आगे जाके हम उसमें पढ़ेंगे, तो वो भी एक चैप्टर है, वो हम कवर करेंगे। तो इसी लेक्चर में आपका कंप्लीट कोर्स का एक ओवरव्यू है, जो आगे जाके 1 बाय 1 चैप्टर और डिटेल वाइज हम इनको, तो द डिफरेंट एरियाज हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एरिया है वो है जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग।
General problems are those problems which may occur commonly and do not fit in any algorithmic process. तो ये कह रहे हैं एक ऐसा प्रॉब्लम जो जल्दी अकर होते हैं मल्टीपल टाइम, लेकिन हम जो है उसके लिए कोई अल्गोरिथमिक नहीं होता, कोई प्रोसीजर नहीं होता, कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं होता कि उस किस्म के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करें। तो यहाँ पे है ये कहते हैं टफ जॉब फॉर मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट टू प्रूफ द थ्योरम एंड फार्मूला। आप लोगों ने ऑलरेडी कुछ थ्योरम्स पढ़े हुए होंगे, सही है, ट्रिग्नोमेट्री के थ्योरम्स के अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, सही, इस किस्म का, तो ये कहते हैं अगर ये दोनों एंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, दैट्स मीन इक्वल है, तो उसका अपोजिट साइड्स भी जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे अगर राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये आपने पढ़ा होगा, पिथागोरस का थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उस किस्म के थ्योरम में फिर आप लोग देखते हैं उसको जब हम प्रूव कर रहे होते हैं अपने मेट्रिक लेवल पे या एफईसी के लेवल पे, तो उस पे हम कोई एलिमेंट इस तरह कर रहे होते हैं कि जी हम यहाँ पे क्या लेते हैं, जो इस किस्म का ये वाला लाइन जितना इसका लेंथ है, एक और लाइन हम लेते हैं इस लेंथ का और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, फिर ये ड्रा करते हैं, इस किस्म का हम उस पर कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। और ये हमने क्या करना होता है, हमने उसको मीन उस पर रट्टा लगाना होता है या कि उसके स्टेप्स कौन से हैं, कोई प्रॉपर प्रोसीजर या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर नहीं होता कि उस किस्म के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर दें। सेम टू सेम फार्मूला के प्रूव करने का था कि जी आपने उसमें पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, सही है, कि वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। अब इसको आप प्रूफ कर रहे होते हैं, सही है, तो उसके लिए भी आपने मीन या रट लगाना होता है, सही है, कि हमने उसके स्टार्ट कहाँ से लेनी है। कोई भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर नहीं है टू सॉल्व और टू प्रूफ दीज फार्मूलाज। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, एक आइंस्टाइन का फार्मूला था कि E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर का मतलब है E इज़ एनर्जी, एम एक कांस्टेंट है, सॉरी एम जो है वो सी कांस्टेंट है, एम मास है, और आइंस्टाइन इसमें कह रहा था कि द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मास एंड द मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी, और उसके लिए जो है एक सी कांस्टेंट है, बहुत बड़ी वैल्यू है। ये कहते हैं इनको प्रूफ करने के लिए जो है वो काफ़ी डिकेड्स लगे हैं कि इस किस्म के प्रॉब्लम को हम क्या करें, प्रूफ कर सकें। तो फार्मूला एक बंदा या एक थ्योरम क्या करते हैं, देते हैं, प्लेस कर देते हैं, लेकिन उसकी प्रूफ करना, उसको प्रूफ करना, इट कैन टेक डेज, समटाइम वीक्स, मंथ्स, और समटाइम इट नीड ईयर्स टू प्रूफ सच टाइप ऑफ फार्मूलाज, सही है। तो काफ़ी मुश्किल काम है। ये क्या जाते हैं, दीज आर कॉल्ड द जर्नल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट जर्नल प्रॉब्लम्स जो कैलकुलस के आपने सोल्यूशन किए हुए होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के सोल्यूशंस किए हुए होंगे, आपने सीरीज़ फाइंड आउट किया होता। हमने हमारा प्रीवियस जो इनिशियल स्लाइड था कि इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है कोई सीरीज़ फाइंड आउट करना, वहाँ पे था A13, सही है, 137 उस किस्म का एक सीरीज़ था। अब सीरीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं होता, आपने अपने माइंड को जो है वो शार्प करना होता है, देखना होता है कि इसके जो इनिशियल सीरीज़ है वो कौन से लॉजिक पे बनी हुई है, सही है। तो कैलकुलस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, सीरीज़ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मैथमेटिक्स के जो थ्योरम्स हैं उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, फार्मूला को प्रूफ करने के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड जर्नल प्रॉब्लम्स। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इन किस्म के जर्नल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी मदद करती है। नेक्स्ट जर्नल प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड अ गुड प्लानिंग, सही है। हम जो भी चीज़ परफॉर्म करते हैं उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग जो है मल्टीपल गुड और बैड हो सकती है, लेकिन गुड प्लानिंग वो होगी जिसमें कम से कम स्टेप्स हों, उसमें कॉस्ट कम हो, कम टाइम पे हो, एफ़र्ट भी कम लगे, सही है। जिस तरीके से आप लोग प्लान करते हो कि जी हमारा एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, और ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम ऑनलाइन हो, बिकॉज़ उसमें जो है आपकी जो ये वाली एलिमेंट है ना, प्लानिंग, वो फिर अच्छी रहती है, गुड प्लानिंग होती है। सो व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टू अचीव गोल्स। आप लोगों का गोल क्या है? बस डिग्री हासिल करनी है, ये बाकी कुछ भी हो।
तो जितना भी कम से कम टाइम पे हो, हमारे पैसे भी बच जाएँ, तो इस किस्म की चीज़ों को आप क्या करते हो, प्लानिंग ले लेते हैं। और प्लानिंग जो है वो क्या है, एक जर्नल प्रॉब्लम है। तो इनिशियली लोग इस फॉर्म में लगे हुए थे कि आपका कंप्यूटर में एक ऐसा जर्नल प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाए जो तमाम किस्म के इन किस्म के प्रॉब्लम्स को जो है हैंडल कर सके। लेकिन जो है इसमें ये कम्प्लीटली या बैडली फेल्ड हुए थे, और कोई भी जर्नल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जर्नल प्रॉब्लम सॉल्वर अभी तक इन्होंने नहीं बनाए हुए हैं कि इन तमाम किस्म के जर्नल प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर सकें। The next field of artificial intelligence is expert system. Now, what is an expert system? An expert, an intelligent computer program that uses knowledge and inference procedure to solve problems that is difficult enough and requires sufficient human expertise for their solution. एक्सपर्ट सिस्टम, अगर आप लोगों ने नाम सुना हुआ है, तो ये एक तो होता है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मीन एक ह्यूमन एक्सपर्ट। हम कहते हैं फलाना बंदा काफ़ी एक्सपर्ट है, तो ये क्यों कहते हैं? बिकॉज ही हैज़ अ नॉलेज, उसके पास नॉलेज है इन अ सर्टेन एरिया, एंड देन ही हैव अ गुड इन्फ्लुएंसिंग कैपेबिलिटी। तो ये दोनों चीज़ें जिस बंदे के पास हो, हम उस बंदे को क्या कहते हैं? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट सिस्टम पे आगे हमारा पूरा चैप्टर होगा, लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, हम बेसिक कंसेप्ट उसका पढ़ रहे हैं। तो एक्सपर्ट सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा मशीन, एक ऐसा डिवाइस जो ह्यूमन एक्सपर्ट की तरह काम कर सकें। सही है, आप उससे मदद ले सकें, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? एक्सपर्ट सिस्टम कह सकते हैं। सिंपल टर्मिनोलॉजी में हम जो हैं आपके गूगल को जो है एक एक्सपर्ट सिस्टम कह सकते हैं। आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपको आंसर दे रहा है। आंसर अब रिलेवेंट है नॉट रिलेवेंट है, दैट बेस्ड ऑन योर क्यूरी, आप कौन सी क्यूरी जो है उस पर चला रहे हो। सही है, तो एक ऐसा इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम जो बैक पे नॉलेज और इन्फ्रेंसिंग प्रोसीजर यूज़ करता है, और हमारे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को जो है वो हमें आंसर दे देता है या सॉल्व कर देता है। अगर उसमें इन किस्म की कैपेबिलिटी हो तो उस चीज़ को हम कहते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। अब एक्सपर्ट सिस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बल्कि आगे जाके हम वन बाय वन चीज़ों को आगे जाके पढ़ेंगे, उनका डिटेल वाइज स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, लेकिन इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। इसमें अगर हम देखें, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ नॉलेज बेस। सही है, तो आपने वन आर मोर ह्यूमन एक्सपर्ट से क्या करने हैं? वन आर मोर ह्यूमन एक्सपर्ट लेना है। नॉलेज इंजीनियर क्या करेगा? उन्हीं एक्सपर्ट के पास जाके, अगर फॉर एग्जांपल आपने आई स्पेशलिस्ट के लिए एक्सपर्ट बनाना है, आपने ऑटोमोबाइल रिपेयर के लिए वो बनाना है, आपने जो है मोटरसाइकिल रिपेयर जो भी है उसके लिए अगर आपने एक्सपर्ट सिस्टम बनाना है, आई स्पेशलिस्ट के लिए एक्सपर्ट सिस्टम बनाना है, सही है, आई के लिए, तो आपने उसी फील्ड में जाके एक ह्यूमन एक्सपर्ट ढूंढना है। एक ह्यूमन एक्सपर्ट आपको मिल जाता है तो नॉलेज इंजीनियर आप उसको भेज देते हो कि उसी ह्यूमन एक्सपर्ट के पास बैठ के उससे डिफरेंट किस्म का नॉलेज और उसका एक्सपीरियंस जो है वो एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, उसको स्ट्रक्चर्ड कर देते हैं और उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं इन अ सर्टेन फॉर्मेट। सही है, और उनको स्टोर कर देते हैं आपके मेमोरी में, तो नॉलेज बेस आपके पास आ जाएगी। फिर उसके बेस्ड पे आपने इन्फ्रेंस इंजन या पैटर्न मैचिंग के एल्गोरिथम्स लिखने हैं, ये प्रोसीजर्स लिखने हैं। सही है, कि किस तरीके से अगर कोई यूज़र जो है, मीन अब एक एक्सपर्ट नहीं है लेकिन यूज़र उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये एल्गोरिथम्स या ये इन्फ्रेंस इंजन की कैपेबिलिटी, ये रूल बेस्ड एलिमेंट्स वो नॉलेज बेस्ड में जाके सर्चिंग परफॉर्म करेगा, और ये यूज़र जो है उसको अपने क्वेश्चन का या उसके प्रॉब्लम उसने अगर यहाँ पे प्लेस किया हुआ है यूज़र इंटरफेस पे, यूज़र इंटरफेस अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज़ द इंटरफेस बिटवीन द एक्सपर्ट सिस्टम एंड अ यूज़र। सही है, इट प्रोवाइड एन इंटरफेस। जिस तरीके से आपका टच स्क्रीन, मोबाइल का टच स्क्रीन जो है वो आपका इंटरफेस है, आप टच कर देते हो कंप्यूटर या लैपटॉप या आपका जो मोबाइल है वो उस किस्म का रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये आपका यूज़र इंटरफेस है। यूज़र इंटरफेस पे यूज़र जो है बैठ के क्वेश्चन पूछेगा, प्रॉब्लम जो है वो डिफ़ाइन करेगा,
और आपका एक्सपर्ट सिस्टम नॉलेज बेस्ड में उसकी डिफरेंट एलिमेंट सर्च करके उसको यूज़र इंटरफेस के थ्रू ही उनको आंसर दे देते हैं कि आप फलाना चीज़ परफॉर्म करें तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सही है, तो उस किस्म के ये छोटा बेसिक इंट्रोडक्शन था एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम प्रीवियस स्लाइड में हम देख चुके हैं। द यूज़र इंटरफेस दिस कैन रेंज फॉर सिंपल मेनू ड्रिवन इनपुट आउटपुट टू सोफिस्टिकेटेड नेचुरल लैंग्वेज डायलॉग एंड कमांड्स। कुछ भी हो सकते हैं ये, आप कहते हैं मेनू ड्रॉप डाउन मेनू भी हो सकते हैं। सही है, टेक्स्ट बेस्ड एलिमेंट्स आप लिखते हैं जिस तरीके से गूगल में हम लिख के पूछते हैं, या अभी आजकल वॉइस भी आ गया है। सही है, वॉइस ट्रैकिंग, तो आप उससे नेचुरल लैंग्वेजेस में पूछ लेते हैं और वो आपको नेचुरल लैंग्वेज में आंसर दे देते हैं। आप उसको मेनू में पूछते हैं। डिफरेंट इंटरफेसेस हो सकते हैं, टच बेस्ड इंटरफेस, टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, जीयूआई के डिफरेंट किस्म के इंटरफेसेस हैं। तो यूज़र इंटरफेस किसी किस्म का आप बना सकते हो बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक एक्सपर्ट सिस्टम के आप एक्सपर्ट सिस्टम किस लिए डिज़ाइन कर रहे हो। द नेक्स्ट थिंग इज़ नॉलेज बेस। दिस इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज इंक्लूड्स डोमेन स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड heuristics useful for solving problems in the domain, generally structured in the form of production rules। सही है, तो प्रोडक्शन रूल्स और ये हेरिस्टिक्स और ये आगे जाके हम इन टर्म्स को पढ़ेंगे। द प्रोडक्शन रूल्स एक रिप्रेजेंटेशन है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मेथड है। हेरिस्टिक्स जो है हमने जो एक्सपीरियंस बेस्ड पे नॉलेज गेन किया हुआ है। एक नॉलेज हम बुक्स में पढ़ते हैं तो वो वाली नॉलेज, एक नॉलेज जो हम सीखते हैं ऑन एक्सपीरियंसेस, सो दीज आर कॉल्ड हेरिस्टिक नॉलेजेस। सही है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पे जो हम नॉलेज गेन करते हैं। तो नॉलेज बेस में ये कहते हैं एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है वो पड़ी हुई होती है, और जो एक्सपीरियंसेस हैं वो तमाम चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन रूल्स आप स्टोर कर रहे होते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। द लास्ट जो उसमें था प्रीवियस स्लाइड में, inference engine, this is a rule interpreter. It applies the knowledge based information for drawing conclusion which leads to the solution of the problem। यूज़र इंटरफेस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी उसमें फॉर्मेट में, इन्फ्रेंस इंजन जो है उसी प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रूल इंटरप्रेट कर देते हैं इन्हीं प्रोडक्शन रूल्स के को, और मैनिपुलेट करते हैं उनको, और फिर जो है कंक्लूजन्स तक पहुंच जाते हैं और प्रॉब्लम जो यूज़र का प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करते हैं थ्रू एक्सपर्ट सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। एलिसिटेशन, नॉलेज एलिसिटेशन, एक्विजिशन और देन इन्फ्रेंसिंग। What is elicitation? Elicitation is the process of getting or extracting or capturing knowledge, whether from expert or from an automatic learning system, is called knowledge elicitation। सही है, किसी एक एक्सपर्ट से या मल्टीपल एक्सपर्ट से उसका नॉलेज गेट करना, एक्वायर करना, सही है, इसको कहते हैं नॉलेज एलिसिटेशन। आप लोगों ने देखा होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऑलरेडी पढ़ा होगा। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, एक सिस्टम एनालिस्ट चला जाता है। आपने अगर प्रोजेक्ट लिया हुआ है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऑर्गेनाइजेशन पे पहले हम भेजते हैं एनालिस्ट को। एनालिस्ट क्या कर देते हैं, उस सिस्टम का वहाँ पे रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन परफॉर्म होती है, और आप लोगों ने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह जिस तरीके से आप लोग एक्सपर्ट सिस्टम अगर बनाना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो उसी फील्ड के एक्सपर्ट के पास चले जाते हैं और उन्हीं एक्सपर्ट से या ऑटोमेटिक लर्निंग सिस्टम से आप क्या करते हो, नॉलेज को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं और कैप्चर कर देते हैं और गेट कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं नॉलेज एलिसिटेशन। द नेक्स्ट फेज़, नॉलेज आप लोगों के पास आ गई है, आप लोगों ने लिख लिए हैं। जिस तरीके से हम लिखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हम चले जाते हैं, हमने पूरा रिक्वायरमेंट एलिसिटेट कर लिया है। अब फिर वहाँ पे बैठ जाते हैं, हम उससे एंटिटी निकाल देते हैं, उनका एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाते हैं, फिर उसको जो है वो उससे टेबल बनाते हैं, फिर नॉर्मलाइजेशन उस पर परफॉर्म होते हैं। सही है, प्रोसीजर प्रॉपर पूरा एक प्रोसीजर होता है। डी ERD बनती है, DFD बनती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या कर दिए हैं, किसी एक्सपर्ट से, वन एक्सपर्ट से और मल्टीपल एक्सपर्ट से हमने नॉलेज एलिसिटेट कर लिया है। अब उसके बाद उसी नॉलेज को रिप्रेजेंट करना है इन कंप्यूटर इन सर्टेन फॉर्मेट,
तो ये हम डायरेक्टली जो हमने नॉलेज लिखा हुआ है उसको हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हमने उससे प्रोडक्शन रूल्स बनाने हैं या कोई और फॉर्मेट है हमारी रिप्रेजेंटेशन की, ताकि फिर उस पर इन्फ्रेंसिंग इसीली हो। सो द फिक्सिंग ऑफ नॉलेज बाय रिप्रेजेंटिंग इट in a way that renders it suitable for the computer is called knowledge acquisition। तो ये उसकी डिफिनीशन है। द लास्ट थिंग जो नॉलेज पे हम परफॉर्म करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्रेंसिंग। इन्फ्रेंसिंग इज़ द प्रोसेस by which a computer makes use of the acquired knowledge by connecting items of knowledge is called inference। अब यूज़र को एक प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इन्फ्रेंस इंजन क्या करेगा, नॉलेज बेस्ड में सर्चिंग परफॉर्म करेगा कि जो भी रूल उसके साथ मैच हो जाते हैं वो वाले रूल्स फायर हो जाते हैं और उसका नॉलेज जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके एंड पे सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अगर आपके विंडो में कोई मसला आ गया है या आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, वैसे आप लोग चेक कर लें तो इंटरनेट में वहाँ पे आ जाता है फॉर एग्जांपल डायग्नोज। अगर आप डायग्नोज का बटन क्लिक कर देते हैं तो एक विंडो ओपन होगी। थोड़ी देर बाद आपसे एक या दो या तीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चेक बॉक्सेस आ जाते हैं कि आप ये वाला काम परफॉर्म करें, मीन वाईफाई को रिस्टार्ट करें, कोई ये काम करें। आप एक ही उस पर क्लिक कर देते हो कि जी ये काम तो मैंने कर लिया लेकिन फिर भी ये काम नहीं कर रहा, फिर वो नेक्स्ट आपको सजेस्ट कर रहा है, फिर नेक्स्ट सजेस्ट कर रहा है। ये कनेक्शन है नॉलेज के। तो ये वो आपके डिफरेंट उसको मोड को देख के कि आपने ये काम अभी नहीं किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपका वाईफाई ऑन नहीं है तो टर्न ऑन वाईफाई, आप कहते हो कि ये वाईफाई ऑलरेडी ऑन है, फिर वो कहते हैं आप अपना जो सिस्टम है उसको उसके फलाने चीज़ को जो है वो रिफ़्रेश करा दें। आप कहते हो जी रिफ़्रेश भी हो गया है, फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो ये इस किस्म का सिनेरियो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा। ये फॉर्मेट है इन्फ्रेंसिंग का। तो ये वो आपको आंसर दे रहा है, आपसे फीडबैक भी ले रहा है, आपसे कोई डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछ रहा है और आपको एक सोल्यूशन तक पहुंचा रहा है। द नेक्स्ट फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ रोबोटिक्स। आप लोगों ने ऑलरेडी डिफरेंट किस्म के रोबोट्स देखे हुए होंगे मूवीज़ में भी और उसमें भी। तो इस पे भी हमारा एक चैप्टर होगा, हम इसको कवर करेंगे। रोबोटिक है क्या चीज़, रोबोटिक को पढ़ने से पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ अ रोबोट। अ रोबोट इज़ अ कंप्यूटर with the purpose and capability of motion act like a human being। अगर कोई ऐसा मशीन आप देख लेते हो जो किसी भी एक फिज़िकल करेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग को रेप्लिकेट कर सके। सही है, ये नीचे जो एग्जांपल है रोबोटिक आर्म का, जस्ट एक आर्म है रोबोटिक आर्म का, ये ग्रिपर है, आप हैंड की तरह वो ले सकते हो उसको। इसको इन्होंने क्या किया हुए हैं, मशीन को या डिवाइस में ये वाली कैपेबिलिटी हमने डाल दी है, तो ये एक फ़िज़िकल कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस चीज़ को हम रोबोट कह सकते हैं। तो ये व्हाट इज़ रोबोटिक। रोबोटिक इज़ द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस which attempt to mimic a human physical mental ability that is called robotics। Or the simple definition of robotic is the field of artificial intelligence in which we want to make the robots। तो ये एक ऐसा फील्ड जिसमें हम रोबोट बनाना चाहते हैं, उसी फील्ड को हम कहते हैं, उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड को हम कहते हैं रोबोटिक्स। तो ये कोई भी फिज़िकल स्लैश मेंटल कैपेबिलिटीज़ डाल दें किसी भी ह्यूमन बीइंग की, उसको उस फील्ड को हम कहते हैं रोबोटिक्स। ये एग्जांपल है एक रोबोटिक आर्म की। तो ये इसमें कोई भी वेट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, वो इसमें कैपेबिलिटी है कि वो उसको उठा लें एक जगह से दूसरी जगह उनको रख सकते हैं। तो ये सारे कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस और वो वाले एलिमेंट्स लगे हुए हैं और ये रोबोटिक आर्म का एक एग्जांपल है। मल्टीपल आर्म्स आप लोग देख सकते हैं, उसकी मूवमेंट भी डिफरेंट हो सकती है। द नेक्स्ट फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ कंप्यूटर विजन। इस पे भी हमारा एक पूरा का पूरा चैप्टर होगा। कंप्यूटर विजन, द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू सी एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट सीज इज़ कॉल्ड कंप्यूटर विजन। जिस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के, मोबाइल को देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे मोबाइल, सही है, चेयर को देख के हम इस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डोर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आप सुबह से देखें, सबसे ज़्यादा ह्यूमन बीइंग का जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो आई है। सही है, सुबह से आप देख के आप कितने ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स आप रिकगनाइज कर रहे हो। सो अगर ये वाली कैपेबिलिटी, विजन की कैपेबिलिटी, द साइटिंग की कैपेबिलिटी आप कंप्यूटर में डाल दें तो उस फील्ड को हम कहते हैं कंप्यूटर विजन।
सही है. सो द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू सी एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट सीज इज कॉल्ड कंप्यूटर विजन. ऑब्जेक्टिव्स मल्टीपल हैं, बहुत ही ज़्यादा उसके जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स हैं और एप्लीकेशंस हैं, वो अब हम जो है आगे जाके उनको पढ़ेंगे. लेकिन द रेंज फ्रॉम अ सिंपल पैटर्न रिकग्निशन टास्क टू अ मोर कम्प्लेक्स गोल ऑफ सीन एनालिसिस. सही है. आप मेडिकल में वैसे देखें हम कंप्यूटर विजन को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. आपका जो एक्सरे है, एक्सरे को प्रोड्यूस करना, एमआरआई को प्रोड्यूस करना, सिटी स्कैन के इमेजेस प्रोड्यूस करना, ये सारे कंप्यूटर विजन के एप्लीकेशंस में आ जाते हैं. और उस पे फिर हम क्या करते हैं, इमेज प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं. द बेसिक फंक्शन इमेज प्रोसेसिंग इज converting the external image into an internal representation and then process an image already presented internally. सही है. एक इमेज, आप इमेज किसी भी कैमरे के थ्रू आप लेते हो तो दैट्स मीन आप फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स को डिजिटल फॉर्मेट में उसका क्या कर देते हो, कन्वर्ट कर देते हो और उसके डिजिटल इमेजेस आपके पास आ जाते हैं. तो इसमें भी हमारा एक पूरा का पूरा चैप्टर होगा, उसमें हम पढ़ेंगे. यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ कंप्यूटर विजन सिस्टम. कैमरा लगा होता है जो सीन से क्या लेते हैं, इमेजेस लेते हैं. फिर कंप्यूटर विजन का सिस्टम होगा और ये उनसे डिफरेंट फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके उनके पैटर्न्स रिकग्नाइज कर सकते हैं और इन पे आपको बता सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है. आप लोगों ने डिफरेंट देखा होगा कि जी आप किसी भी प्लांट के लीफ का पिक्चर ले और ये वाला सिस्टम उसको रिकग्नाइज कर सकता है कि ये कौन सा प्लांट है. तो उस किस्म के सिस्टम अगर हैं तो ये भी एक कंप्यूटर विजन का सिस्टम होगा. सही है. The next field of artificial intelligence is natural language processing. Natural languages वो वाली languages होते हैं जो human being बोलते हैं. हम जो पश्तो बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, these are the natural languages जो human being ने नहीं बनाए हुए हैं, जो कुदरती बने हुए हैं. सही है. So these are called natural languages. अब natural languages को अगर कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेस किया जाए तो इस फील्ड को हम कहेंगे natural language processing. अगर आप कंप्यूटर के साथ या मशीन के साथ थ्रू नेचुरल लैंग्वेजेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप उससे पश्तो में बात कर रहे हैं, उर्दू में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं और वो उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं. सही है. और फिर आपको रिस्पॉन्ड भी उसी ही लैंग्वेज में दे रहा है. सो दैट्स मीन कि उस डिवाइस में, उस मशीन में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है. Getting computer to understand and communicate in everyday language is known as natural language processing. आजकल जितने भी मोबाइल्स हैं आप लोग देखते हैं कि जो अरब वाले हैं वो उसमें अरबी के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, फ्रेंच वाले अपनी ही लैंग्वेजेस में उसको यूज़ करते हैं. आजकल अगर आप लोग देखें तो तमाम लैंग्वेजेस में उर्दू का इंटरफेसेस भी आ चुके हैं और आप अपने सेटिंग में उर्दू चेंज वो करा सकते हैं. सही. तो दैट्स मीन आपका जो हम टच करते हैं ना किसी उस पर, आजकल इंग्लिश में अब भी है तो हम उसको कहते हैं मैसेजेस. अगर आप जस्ट इमेजिन करें अगर इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से हटा लें मोबाइल से, तो कितने लोग होंगे कि आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो यूज़ कर सकते हैं. बहुत ही कम. क्योंकि अगर आप सिर्फ देखें, अगर मैसेज को सेंड करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम आपने लिखना होता है, सही है, सी में और C++ में, तो फिर कितने लोग होंगे. हमारे कंप्यूटर साइंस वाले भी भागते हैं किससे, प्रोग्रामिंग से. तो दैट्स मीन अगर नेचुरल लैंग्वेज के एलिमेंट्स आप लोग आजकल के डिवाइसेस से निकाल दें तो उनको यूज़ करना मीन बहुत ही मुश्किल होगा. तो ऑलरेडी इसमें एम्बेडेड है, लेकिन इसमें आगे जाके हम पूरे का पूरा, बल्कि एक दो सेशंस इसमें हमारे होंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे, काफ़ी डिटेल वाइज हमारी इसमें जो है वो हम लेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे. द फील्ड ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आर question answering, deal mostly with queries from the user and the answer from the computer. आप उससे क्वेश्चन पूछते हो, आप एग्जांपल ले सकते हो गूगल का, हम उससे सिंपल इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं और वो मुझे हमें आंसर जो दे देते हैं वो भी इंग्लिश के फॉर्मेट में देते हैं. आप उर्दू में टाइप कर लो, आपको आंसर्स उर्दू और नेचुरल लैंग्वेजेस में मिलेंगे. सो दैट्स मीन कि क्वेश्चन आंसरिंग जो है वो आप कंप्यूटर के साथ या मशीन के साथ अगर नेचुरल लैंग्वेजेस में परफॉर्म कर रहे हैं, उस फील्ड को कहते हैं क्वेश्चन आंसरिंग. नेक्स्ट वन इज़ मशीन ट्रांसलेशन. मशीन ट्रांसलेशन आजकल फेसबुक वालों ने भी उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया है, वो इसमें एम्बेड किया हुआ है. आप उर्दू में एक चीज़ लिखते हो या पश्तो में लिखते हो तो उसकी ट्रांसलेशन आ जाती है इंग्लिश के फॉर्म में.
सही है। तो दैट इज़ मशीन ट्रांसलेशन के यूजिंग द मशीन टू ट्रांसलेट अ वन नेचुरल लैंग्वेज टू अनदर नेचुरल लैंग्वेज। इसको कहते हैं द ट्रांसलेशन ऑफ वन नेचुरल लैंग्वेजेस इनटू अनदर बाय अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड व्हाट, मशीन ट्रांसलेशन। सही है। और मशीन ट्रांसलेशन पे भी हमारा तकरीबन एक चैप्टर होगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर ही, तो वो हम डिटेल वाइज इनको कवर करेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। सेंटेंसेस लेते हैं और ये हम वन बाय वन उनको पढ़ेंगे। द लेक्सिकल एनालिसिस को पढ़ेंगे। आप लोगों ने ऑलरेडी कंपाइलर में भी पढ़ चुके होंगे, अदरवाइज़ अगर अभी कंपाइलर पढ़ रहे हैं तो अभी लेक्सिकल एनालिसिस आप लोग पढ़ रहे होंगे। सही है। तो इसको हम देखेंगे द लेक्सिकल एनालिसिस को, सिंटैक्टिक एनालिसिस को, सिमेंटिक एनालिसिस को, देन आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन को, और डेटाबेस में नेचुरल लैंग्वेजेस के नॉलेजेस पढ़े हुए हैं और उन्हीं नॉलेजेस को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन। सही। द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम उसको यूज़ कर सकते हैं इन एजुकेशन एज वेल। सो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसको हम CBT कहते हैं। सही है। तो वो क्या कहते हैं, इज़ ग्रेट टू लव द दैट यू लव द कंप्यूटर टू एक्ट लाइक इंटेलिजेंट ट्यूटर। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनर्स होते हैं जो ट्यूटर की तरह काम करते हैं। वैसे हम ले सकते हैं कि आपके जो ऑडियो वीडियोस लेक्चर्स हैं उसको आप ले सकते हैं एज कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनर्स। अब ये स्टैटिक होते हैं। आप अगर हम मेरे लेक्चर को 10 दफ़ा भी सुने तो सेम टू सेम वर्डिंग इसकी होगी। अब ह्यूमन बीइंग किस तरीके से करते हैं उसकी हर एक दफ़ा प्रोसीजर डिफरेंट होता है, स्टाइल डिफरेंट थोड़ा सा हो जाता है, सेंटेंसेस डिफरेंस हो जाते हैं, कभी कभार उसके उनके एग्जांपल्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। सही है। तो और दूसरा क्या है, यहाँ पे अब ये एनालाइज करना कि ये स्टूडेंट का लेवल क्या है, स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस फील्ड के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बस लगे हुए हैं एक उसमें और रिकॉर्डिंग वो कर रहे हैं। सही है। तो उनको लेवल ऑफ स्टूडेंट्स का पता नहीं है कि स्टूडेंट्स मेरे कमज़ोर हैं, हाई हैं, किस लेवल का है। और स्टैटिकली एक चीज़ जो है वो आपने रिकॉर्डिंग की हुई है, एक लायक बंदा है उसको भी वही जो है वो सुनाई देगा, जो कमज़ोर है वो भी वही सुन रहा है। Now, applying the AI in education primarily in some tools that help to develop the skills and testing system, intelligent computer-based trainer get the knowledge of the student and analyze their level of education and then act accordingly. अब इंटेलिजेंट अगर इंटेलिजेंट वो हो, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनर्स हो, तो वो क्या करेंगे, वो इनिशियली जब कोई भी कोर्स स्टार्ट होता है, कोई भी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, कोई भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं, तो वो बेसिक नॉलेज देखते हैं कि मेरा जो यूज़र है, मेरा जो ऑडियंस है वो किस लेवल का है। तो वो इनिशियली बेसिक डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेगा उसी फील्ड के अंदर। उसी फील्ड के अंदर वो डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लेता है, आंसर एनालाइज करता है, आंसर के बेस्ड पे वो देखता है कि मैंने किन लेवल पे जाके अब इन स्टूडेंट्स को पढ़ाना है और कहाँ तक जो है इनको कवर कराना है। तो बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स वो क्या कर देते हैं, एनालाइज कर देते हैं द लेवल ऑफ द स्टूडेंट कि वो किस लेवल का है, इस कॉन्सेप्ट में वो बिल्कुल नया है कि नहीं, थोड़ा बहुत उसको नो हाव है, और ये काफ़ी एक्सपर्ट है, तो मैंने आगे जाके इसको एक्सपर्ट वाइज इनको बताने हैं। तो ये क्या है, अगर इंटेलिजेंट कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनर्स हैं तो दैट इज़ मीन उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इंक्लूड है आपके सिस्टम्स में, तो वो इन किस्म की चीज़ें आइडेंटिफाई करके वो उसी लेवल पे जो है अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। आप लोगों का होम टास्क है, ये टॉपिक मैं कवर नहीं करा रहा हूँ लेकिन ये आप लोगों के कोर्स में है। आप लोगों ने लिखने हैं द डिफरेंट एप्लीकेशंस मीन द यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिटेल, कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, उसके एप्लीकेशन क्या हैं, फ़ायदे क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो ये आप लोगों ने डिटेल वाइज लिखने हैं। सेम टू सेम आप लोगों ने उसके डिसएडवांटेजेस भी लिखने हैं ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोग मल्टीपल बुक्स को यूज़ करें, लाइब्रेरी में बुक्स आप लोगों के पढ़े हुए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बड़े बड़े बुक, कहीं से भी आप लें, आप लोग इंटरनेट से हेल्प लें। आप लोग जो हैं कोशिश करें हर एक बंदा खुद से जो है वो द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और
द डिफरेंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स डिटेल वाइज लिखें और कोशिश करें कि आप लोग इनको गूगल क्लासरूम में सबमिट करा दें बिफोर नेक्स्ट वीक. So thank you.